नेक्स्ट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या इससे पहले वाले में चैप्टर में भी साइज ऑफ न्यूक्लियस का हमने आइडिया लगाया था क्या? किस मेथड से लगाया था? परफेक्ट। एक मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मेथड ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या किया गया था? एक न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा गया था सफिशिएंट वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी की वो वहां पे जाए, उसको जस्ट टच करके वापस आए। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हमने ये जो डिस्टेंस है निकाल लिया था, और यही आपका न्यूक्लियस का रेडियस का अप्रोक्सीमेट आइडिया था। ठीक है, इस टॉपिक में एक और मेथड करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, आप ये बताएं सबसे पहले, आपके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे प्रोटॉन्स प्लस 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 हैं जो कि रिपेल करेंगे, फिर वो साथ में कैसे रह पाते हैं? हुँ? किसी को आइडिया है? पहले मैंने एक दिन शायद कभी तो बताया था, बताएं। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स आपकी रहती है, चार फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। कौन सी? न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन को हम जनरली क्लास 12 तक के लेवल पे बहुत स्टडी नहीं करते हैं, हाँ, बट तीन को खूब स्टडी करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर है पूरा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th वही है, और तीसरा आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आपके न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है और ये अट्रैक्टिव होती है। आप कहीं तो नोट बना के लिख लें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, अलग से हम करेंगे इसको। न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव और एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये फोर्स रहती है। कहने का मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे लग रहा होगा, चार्ज के कारण वो रिपेल कर रहे होंगे, बट न्यूक्लियर फोर्स के कारण अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। अट्रैक्शन फोर्स बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए वो जुड़े रहते हैं। सिमिलरली न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भले ही चार्जलेस हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स है। और सिमिलरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है वो लगेगा। किसी भी तरह का न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन को अट्रैक्ट करेगा, ये आपका न्यूक्लियर फोर्स है, अट्रैक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या काम आएगा इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग में, देखते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन है क्या? न्यूक्लियन मींस पार्टिकल्स रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं रहता ये, तो ये न्यूक्लियन नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियन नहीं है। पहला पॉइंट तो लिख लें, इलेक्ट्रॉन इज नॉट न्यूक्लियन। hence does not experience न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, बट क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा करेगा। जब आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मान लो बहुत मैंने बना दी पॉइंट पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे करके ये पार्टिकल्स हैं, इनका अंदर का अरेंजमेंट कैसा है स्ट्रक्चर का वो हमें पता नहीं है, बट रैंडमली हमने मान लिया कि ऐसे आपके न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग का ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है, और ये डॉट्स क्या है? न्यूक्लियॉन्स हैं।
जब आप इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग कराएंगे इसका मतलब है आप यहां से इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड कराएंगे, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड कराएंगे, इसके अंदर जब ट्रेवल करेगा, इसके अंदर से ट्रेवल करते वक्त इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगी, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। अगर ये बहुत दूर है तो इन सब का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, और जब पास से गुजरेगा तो इन फोर्सेस के कारण जो भी इनका अरेंजमेंट है इसका पाथ बदलेगा, डेविएट होगा, है ना। जैसे भी इसकी बहुत वेलोसिटी आपने बहुत ज्यादा दी है तो एक अट्रैक्ट करेगा, सारे अट्रैक्ट करेंगे वैसे तो, क्योंकि प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रॉन कुछ एक्ट करेगा नहीं, तो उसके उनके अट्रैक्शन के कारण इसका पाथ डेविएट होके कहीं तो निकलेगा, ठीक है। जहां जहां से वो निकलेगा उसको हम स्टडी करेंगे डिटेक्टर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के निकलने की पॉसिबिलिटी उसके अलग अलग पाथ, किस पाथ से आया है उस पर डिपेंड करेगी, तो वो अलग अलग रास्ते से जाएगा। यहाँ पे आपके डिटेक्टर्स होंगे, टू डिटेक्ट, डिटेक्टर्स। तो जिस जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से आप अंदाजा लगाएंगे कि अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना। इनडायरेक्ट मेथड एक तरीके से, इसका रिगरस मैथमेटिक्स में हम नहीं जा रहे हैं कि कैसे ट्रेजेक्टरी होगी, कैसे पाथ फॉलो करेगा, बट हाँ ये बात तय है कि जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से उसका पाथ तय होगा, और पाथ तय होगा तो जहां पे आप बाद में डिटेक्ट करेंगे उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लगा सकते हैं। बट एक बार सुने, पहले लिखवाऊंगा मैं, क्या जब आपने अल्फा इसके ऊपर डाला था, अल्फा से आप चार्ज का पता लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल से आपका आप चार्ज का पता लगा सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसलिए देखो, जब अल्फा अंदर जाएगा तो अल्फा के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, बट न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, दो फोर्स का मिक्स रहेगा। तो आप अलग से सिर्फ ये नहीं बता पाएंगे कि जो पार्टिकल यहां से निकला है ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस से बाहर निकला है। आर यू गेटिंग? मैं पूरी बात बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ। जब आपने इलेक्ट्रॉन भेजा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन सी फोर्स फील एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बाहर जहां भी निकलेगा डिटेक्ट करेंगे तो आप अंदर कैसे प्रेजेंट है चार्ज उसका आइडिया लगा पाएंगे। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल आपने भेजा, अल्फा पार्टिकल के ऊपर दोनों फोर्स लगेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और न्यूक्लियर भी। तो जो बाहर निकला उससे आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर में कैसी रही होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का मिक्स आएगा उसका आउटपुट। आर यू गेटिंग? हम सिर्फ अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोटॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो उसका अंदाजा आप इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग से ही लगा पाएंगे, ना कि अल्फा स्कैटरिंग से, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप देखो सेपरेट वो तो सब हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी पार्टिकल दोनों फोर्स के इन्फ्लुएंस से बाहर निकला है तो आप सिर्फ एक फोर्स का आइडिया नहीं लगा पाएंगे वहां से, क्योंकि उसका आउटपुट क्या है, दोनों फोर्सेस के कारण है। अगर सिंगल फोर्स होता तो आप बोलते कि अंदर चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा तभी ये इस साइड से निकला, ठीक है। लिख लें इसके बारे में, दोबारा बता रहा हूं, देखो इस पार्ट में हमने क्या किया था, आपने अल्फा पार्टिकल को भेजा, क्लोजेस्ट अप्रोच गया, वहां पे आपने न्यूक्लियस का रेडियस का आइडिया लगाया था, वो आया था आर की पावर 10⁻⁻15 मीटर, ये आपका साइज आ गया था। साइज तो आ गया, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका भी अंदाजा लग जाए। उसका अंदाजा लगाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे भेजा है, सुन लेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को भेजा है। इलेक्ट्रॉन्स आपका न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक्सपीरियंस करेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो अलग अलग पाथ फॉलो करके निकलेगा। जो पाथ फॉलो करके निकला उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि अंदर चार्ज कैसा प्रेजेंट रहा होगा, है ना। ये अल्फा स्कैटरिंग के केस में पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लिख लिया इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग में, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए, हाँ जी क्या समस्या है? आप पेन अपने पास रखें अपना।
क्या लिखवा है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ न्यूक्लियन, देयरफॉर इट विल नॉट एक्सपीरियंस न्यूक्लियर फोर्स, it will not experience nuclear force. बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाना. पहला पॉइंट हो गया, to get an idea of charge distribution inside the nucleus, we use method of electron scattering. Next point, when electron is bombarded on nucleus, when electron is bombarded on a nucleus, its path gets deviated due to interaction with charge present inside the nucleus. Full stop. Deviation, हाँ जी, हाँ, deviation or trajectory of electron will give us an idea of how the charge is distributed inside the nucleus. Full stop. अगला point, this would not have been possible with alpha scattering method, because alpha particle experiences both electrostatic and nuclear force. ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया लगाया था, यहां से अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका रफ आइडिया लगाया, और यहीं से आप उसके रेडियस का भी आइडिया लगाते हैं एक तरीके से. वो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद करना है. वो फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3. ये है रेडियस ऑफ R0 is constant, A is mass number. R0 की वैल्यू इज 1.2 10 की पावर -14 है, 15 है, चेक करना पड़ेगा एक बार. -14 मीटर आप लिख लें. अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं कल चेंज करवा दूंगा. R0 इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -14 मीटर.
ठीक है, देखो ये आप देखें, यहाँ पे मैंने कहा था ये एक ऑर्डर है, रफ ऑर्डर है आपके न्यूक्लियस के साइज का। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करने पे ये कुछ आ जाएगा, आपने नोट किया हुआ है क्या? 15 आएगा, 15 कह रहे हैं, 15 लिख लें इसको, 10 की पावर -15 बता रहे हैं। क्रॉस चेक आप एक बार कर लेना, मैं भी कर दूंगा कल आप कंफर्म। ठीक, ये आपका आर नोट है। तो रेडियस का आइडिया कैसे लगा होगा इस मेथड से? बेसिकली बात तो वही है ना कि चार्ज अगर प्रेजेंट है, आपको चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लग रहा है, तो चार्ज कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका आइडिया भी लग जाएगा। इसका मैथ्स क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, उसमें हमें नहीं जाना है, फॉर्मूला डायरेक्टली याद करना है। दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आप निकालें, इसी में क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लें, फाइंड आउट रेडियस ऑफ a nucleus, find out radius of a nucleus having mass number 27, having mass number 27। हाँ जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, लिख लिया है। हाँ जी, ये जो पहला टॉपिक हमने कल शुरू किया था, मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, वो आपका खत्म होता है। आपका मास के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने एटम के, और आपका न्यूक्लियस में क्या क्या होता है वो सब देख लिया। बैठ जाए सब लोग, बैठ जाए, हर रोज बढ़ के आया करें, आसान चैप्टर है ये। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि किसी रिएक्शन में या आइसोलेटेड सिस्टम में मास इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने दिया है ये, उन्होंने कहा है कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। कहने का मतलब आपका मास है वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मास रहेगा ही नहीं। या आपके पास कुछ एक फॉर्म एनर्जी की है और उससे आपका पूरा का पूरा मास बन जाएगा, है ना। बहुत डिफिकल्ट इमेजिन करना कैसे होता है, बट जो है सो है, आपको ऐसे ही याद रखना है कि मास। हाँ जी बेटा, वही मैंने बताया पहले ही, मैंने एक प्रिकॉशन ले लिया कि हाँ ये इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें क्या एप्लीकेशन है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ये क्या आपको याद क्या रखना है कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी से आपका मास बन सकता है, ये दोनों बातें इक्विवेलेंट है, मास और एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन न्यूक्लियस की, आप बताएं ऑक्सीजन न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियन होंगे? हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन न्यूक्लियस? एक? नहीं, 16।
मास नंबर 16 है उसका, 8 प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा, O816। ये प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूक्लियॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। देख लें एक बार, ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन, क्योंकि 16 हैं टोटल न्यूक्लियॉन्स, तो 8 वो घट जाएंगे तो 8 हो जाएंगे आपके। ठीक है, हाँ जी बेटा। एटॉमिक मास और आपका मास नंबर पैरेलल चलते हैं, मतलब आप एग्जैक्ट मास निकालेंगे तो 16 पॉइंट है ना, कुछ पॉइंट्स में तो आएगा, मैं बताता हूँ। जो आपका 16 पॉइंट ये जो भी मास आएगा इन एटॉमिक मास यूनिट, ये मान लेते हैं एटम का मास है। बट इलेक्ट्रॉन का मास जब आप काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू न्यूक्लियॉन्स, है ना, 1/2000 टाइप होता है। तो अंदाजा जब लगाते हैं तो आप एटम का मास और न्यूक्लियस का मास बराबर मान सकते हैं लगभग, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। देखो मास नंबर एक मिसनोमर है, जो मास नंबर है ना उसको मैंने टेक्निकल क्या डिफाइन किया है, इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसका मास से ऐसे डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, जैसे अगर मैं मास बोलूं, मास ऑफ वन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, तो 16 पॉइंट सम 0.0234 एटॉमिक मास यूनिट ऐसा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियो एक न्यूट्रॉन अपने आप में एक न्यूक्लियन है, एक प्रोटॉन अपने आप में एक न्यूक्लियन है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है जो आपका पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो वो न्यूक्लियन। कोई इशू नहीं है, कोई भी कैसे भी हो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम बात कर रहे थे हाइड्रो ऑक्सीजन न्यूक्लियस की। जब इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 न्यूक्लियन है। जब एक मतलब न्यूक्लियस के फॉर्म में है, बाइंड बाइंड स्टेट में है, इसका मास रहता है 15.99493 एटॉमिक मास यूनिट। हाँ जी, अप्रोक्स 16 होगा ना बेटा, मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा आपका, कभी भी कंप्लीट नहीं रहेगा। ये आपका मास हो गया ऑक्सीजन न्यूक्लियस का। अगर ये ऑक्सीजन न्यूक्लियस तोड़ दिया जाए और सब न्यूक्लियंस को अलग अलग कर दिया जाए, इनका मास का एडिशन जब किया गया तो ये मास आता है आपका 16.12744 एटॉमिक मास यूनिट। जब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे तो आपके न्यूक्लियस का कंबाइंड मास इतना था, और जब अलग अलग कर दिया गए हैं तो ये आपका टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब वो सेपरेट स्टेट में है, मतलब अलग अलग हैं, आप उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ये क्या है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। क्या दोनों के मास में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वहां मास बढ़ गया है, इसका मतलब कुछ एनर्जी आपकी मास में कन्वर्ट हुई है। आपका मास कैसे बढ़ गया, जनरली तो हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल जब भी आपने केमिकल रिएक्शंस किए हैं तो आप C+O, कल जो हमने लिखी थी CO, आप बोलते हैं कि मास कंजर्व रहता है, जितना मास यहाँ रहेगा उतना ही वहां पे रहता है। तो केमिकल रिएक्शन में तो मास कंजर्व रहता है, एनर्जी अपने आप में सेपरेटली कंजर्व रहती है। बट उससे भी ब्रॉड डेफिनेशन ये है कि मास और एनर्जी दोनों मिला के कंजर्व रहती है। अगर यहाँ पे मास कंजर्व नहीं रह रहा, इसका मतलब कुछ एनर्जी का फॉर्म आपका मास में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है E =
mc²। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है जो बहुत फेमस है, आप हर जगह देखते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि मास और एनर्जी आपकी इक्विवेलेंट है। अब यहां पे देखें, इन दोनों का मास का मैं अगर डिफरेंस निकाल लूं, इन दोनों के मास का डिफरेंस निकाल लूं, डेल्टा एम, डेल्टा एम इंटू c² कर दूं। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जो एक्स्ट्रा मास क्रिएट हो गया है वो डेल्टा एम है ना। उस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, इंटू c² कर दूंगा तो वो आपकी एनर्जी आ जाएगी। यहां पे c क्या है? c इज स्पीड ऑफ लाइट, e इज इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्विवेलेंट मास। यहां पे मास का डिफरेंस इतना था तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी उस उसको मास में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस एनर्जी का की वैल्यू है E इक्वल टू डेल्टा एम c²। मास और एनर्जी की यूनिट अलग अलग है ना, तो उसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए c² मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा एक काम करें, आप इसके डायमेंशन निकालें, mc² की डायमेंशन निकालें और E की डायमेंशन निकालें, क्या सेम आ रही है क्या? चेक करें एक बार। हाँ जी, नहीं आप निकालें, एक बार निकालें, वो कंफर्म करना है। सेम आ रही है साहिल? तो आप सिंपली ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मास इस एनर्जी के बराबर, ऐसा नहीं बोल सकते। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में उसको इक्वल बनाने के लिए आपने c² से मल्टीप्लाई किया है, और उसके आपने देखा यूनिट्स भी और डायमेंशन सेम आ रही है। ठीक है, ये है। अब एक बात बताओ, आपको ये बाइंड स्टेट में था न्यूक्लियस और आपको अलग अलग करनी है न्यूक्लियॉन्स, तो क्या आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? अगर कोई कोई सिस्टम बाउंड है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू ब्रेक दैट बाइंडिंग। ठीक है, यहां पे जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू ब्रेक दैट बाइंडिंग, वही एनर्जी यहां पे मास के फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या आपने ये कहा कि यहां पे सारे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और एक बाउंड स्टेट में है, उस बाइंडिंग को ब्रेक करने के लिए आपने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की, और जितनी एनर्जी प्रोवाइड की वही एनर्जी यहाँ पे मास के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, लिखिए आप, जो पॉइंट्स मुझे लिखवाने हैं आप सारे उसमें लिखते रहना बुलेट पॉइंट्स में। वी ऑलरेडी नो that mass and energy are separately conserved in a isolated system, are separately conserved in a isolated system. Next point, mass energy equivalence principle. Mass energy equivalence principle says mass, क्या बोला मैंने, mass energy principle says mass and energy are interconvertible.
next point, their equivalence is given by formula, their equivalence is given by formula E equal to mc square, E equal to mc square. ठीक है, ये हमने लिखा है मास एनर्जी इक्विवेलेंस का। जो आपका सेकंड वाला पार्ट है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, लिखे आप हेडिंग डालें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। amount of energy required, amount of energy required to break a nucleus, to break a nucleus into its constituent nucleons, into its constituent nucleons is called बाइंडिंग एनर्जी, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। फिर आप साथ में एग्जांपल नोट कर लेंगे ऑक्सीजन न्यूक्लियस का, यहां से यहां जा रहे हैं। हाँ जी, नोट कर लिया है सबने इस साइड। मास डिफेक्ट कोई अपने आप में सेपरेट टॉपिक नहीं है, इसी का सब टॉपिक है आपका एक तरीके से। जैसे आपने हाइड्रो ऑक्सीजन के बारे में देखा, जो न्यूक्लियॉन्स थे और बाद में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस आपका कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक हो गया, ये 16 है जो भी है ना। मास डिफेक्ट आप कैसे लिखेंगे? मास डिफेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन, आप नोट कर लें, मास डिफेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन total mass of constituent nucleons, total mass of constituent nucleons and mass of nucleus, and mass of nucleus। अगर ये न्यूक्लियस, इसका नंबर प्रोटॉन नंबर Z है, मास नंबर A है, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे Z, न्यूट्रॉन हो जाएंगे A माइनस Z। लेट से मास ऑफ प्रोटॉन इज MP, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज MN। जनरली हम उनको बराबर मानते हैं, बट हाँ स्लाइटली डिफरेंट होते ही होते हैं। MP MN यहाँ पे लिख लिया। तो मास डिफेक्ट विल बी Z MP प्लस A माइनस Z इंटू MN इंटू मास ऑफ, जो ये आपका न्यूक्लियस है इसका मास है M। अगर आप यहां पे पुट करना चाहें पहले वाले एग्जांपल को यूज करके, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स वाज 16 पॉइंट समथिंग। अगर ऑक्सीजन वाला केस अगर डिस्कस करना चाहें, ये मास था आपका 16.12744 एटॉमिक मास यूनिट, और ये वाला मास था आपका, जनरल फॉर्मूला ये है, पिछले वाले एग्जांपल को यूज करके मैं वैल्यू लिख रहा हूं, है ना। जनरल फॉर्मूला आपका ये रहा 15.99493
एटॉमिक मास यूनिट। ये आपके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास है और आपकी न्यूक्लियस का मास है। इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, जो डिफरेंस आया आपका। और इसी के करस्पॉन्डिंग आपने लिखी बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। बताएं ठीक लिखा है क्या? क्योंकि आप इस न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वही एनर्जी वहां पे जाके कन्वर्ट होगी मास में। तो जितना मास का डिफरेंस है उसके अंदर सी मल्टीप्लाई कर दिया तो उतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी आपकी ये आ गई है। हाँ जी बताइए। एम इज डेल्टा एम बेसिकली, ये एक साथ है। कहाँ पे? यहाँ पे ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। मास ऑफ न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में अंतर समझें आप, है ना, दोनों अलग अलग चीज है। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो वो आपकी सेपरेट सेपरेट करके देख रहे हैं वो आपका है। ठीक। क्या बाइंडिंग एनर्जी को हम एक तरीके से वो डिफाइन कर सकते हैं? क्या करें बेटा? जो बाइंडिंग एनर्जी, नहीं देखो आप, पहली बात तो ये तो क्लियर समझ में आ रही है कि इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। तो जो आपने एनर्जी दी है इसको ब्रेक करने में, उसी एनर्जी के कारण उसका मास बढ़ा है, मैं ऐसा बोल रहा हूं। हाँ इंटेक्ट है। हाँ आप देखो उसको इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहे हो, एक तरीके से अगर वो इंटेक्ट है तो उसके अंदर वो, आप कह रहे हैं कि वो एनर्जी ऐसी अवेलेबल, ऐसा बोल रहे हो। वो एक्चुअली अवेलेबल उसको नहीं बोलेंगे, टोटल मास कहेंगे तो वो आपका कम रहेगा। आप जब एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो वो मैनिफेस्ट मास में होगा। अगर आप उसको वेट करेंगे ना उसको, तो उसका टोटल मास ये रहेगा, नहीं सॉरी ये रहेगा उसका टोटल मास। ठीक है। जब उसके अंदर आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो ब्रेक होगा तो वो मास, वो एनर्जी जो आपने दी है वो उस मास में मैनिफेस्ट होगी। हाँ। देखो ऐसा है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपने एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी और ये मास दोनों इक्विवेलेंट चीज है। अगर मुझे इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो m इंटू सी स्क्वायर कर दूं। आप इंडिविजुअली मास और एनर्जी को कंजर्व नहीं करेंगे। एनर्जी और उसका मास का एनर्जी इक्विवेलेंस दोनों का एडिशन विल बी इक्वल टू दिस मास इक्विवेलेंस। आर यू गेटिंग? है ना, आप सेपरेटली एनर्जी को और मास को आप कंजर्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जैसे यहां पे आपने जो बाइंडिंग एनर्जी दी है वो बाइंडिंग एनर्जी इस मास का एनर्जी इक्विवेलेंस दोनों को जोड़ देंगे और यहां पे इन सब मासेस का एनर्जी इक्विवेलेंस लिख के वो तीनों टर्म बराबर होंगी। ठीक है। और किसी को डाउट कोई? ठीक। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, क्या बाइंडिंग एनर्जी को उल्टे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अगर ये सारे अलग अलग थे, सेपरेट थे और कंबाइन हो गए तो क्या एनर्जी रिलीज होगी इस टाइम, है ना। अगर उसको तोड़ने में एनर्जी आपकी खर्च हुई है तो वापस जब वो अलग अलग हो गए वापस वो जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो आप लिख लें बाइंडिंग एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो डिफाइंड एज amount of energy released, amount of energy released when constituent nucleons, when constituent nucleons combine to form न्यूक्लियस। जब आपके अलग अलग न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी ही रहेगी।
एक नोट बना के एक पॉइंट छूट गया, वो भी आप कहीं लिख लें। by using energy equivalence principle, by using energy equivalence principle, we do not conserve mass and energy separately. We do not conserve mass and energy separately, but they are conserved इन कंबाइंड फॉर्म, है ना, दोनों को ऐड करके ही आप कंजर्व करते हैं, बट ऐड आप डायरेक्टली भी नहीं करेंगे, है ना, मास का एनर्जी इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो आपका कंजर्व रहेगा। ठीक, टाइम हो गया, ठीक है, थैंक यू।